हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेम्परेरी एंड इंटरम इंजंक्शन। दोस्तों, इंजंक्शन का मतलब होता है जुडिशल ऑर्डर, यानी अदालत का एक हुक्मनामा जिसमें अदालत एक फरीक को कहती है कि ये काम करो या ये काम ना करो। क्योंकि हमारे यहाँ अदालतों में मुकदमे चल रहे होते हैं, कार्रवाई चल रही होती है, तो जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता तो उस दौरान, कार्रवाई के दौरान अदालत क्या करती है, इस तरह के जुडिशल ऑर्डर जारी करती है जिसको हम कहते हैं इंजंक्शन। इसका एक ही मकसद होता है कि जो दोनों फरीकैन हैं उनके जो हकूक़ हैं, राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। साथ में जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, यानी जिस चीज़ के मुतालिक आपका झगड़ा चल रहा है, यानी कोई ज़मीन है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए अदालत क्या करती है कि जुडिशल ऑर्डर देती है जिसको हम बोलते हैं इंजंक्शन। अब हमारा जो ऑर्डर 39 है सीपीसी का, और उसका रूल 1 से लेकर 5 वो डील करता है टेम्परेरी एंड इंटरम जंक्शन को। ठीक है जी। अब सबसे पहले टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होते हैं? टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब होता है अदालत का ऐसा हुक्मनामा जो आर्जी नौयत का हो, जो टेम्परेरी नौयत का हो, जिसमें अदालत क्या करेगी, एक फरीक को कहेगी कि भाई ये तुमने काम नहीं करना, यानी किसी काम से रोकेगी, या दोनों को कहेगी, दोनों फरीक कहेगी कि भाईजान जब तक मैं फ़ैसला नहीं सुनाती तुम लोगों ने इस चीज़ को नहीं छेड़ना, यानी जो स्टेटस को है उसको वैसे का वैसे रहना है। तो ये एक किस्म का टेम्परेरी जो है एक रिलीफ़ होता है, आर्जी नौयत का एक रिलीफ़ होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों फरीकैन के राइट्स भी महफूज होते हैं, और दूसरा ये है कि जो कोई जो नुकसान है उसको रोका जाए, और खुसूसन वो नुकसान जिसकी कंपनसेशन ही ना हो, जिसको बाद में हम रिकवर ही ना कर सकें, ठीक है ना? तो इसीलिए अदालत क्या करती है, एक टेम्परेरी इंजंक्शन देती है। अब इसका एग्जांपल ये देखते हैं कि आकाश और अयाज़ दोनों बिज़नेस पार्टनर हैं और दोनों मिलके एक दुकान चलाते हैं। अब अयाज़ क्या करता है कि वो दुकान जो है ना किसी तीसरे बंदे को दे देता है। अब वो उसकी बात चल रही होती है तो आकाश को पता चल जाता है, तो आकाश अदालत जाएगा और अदालत एक टेम्परेरी इंजंक्शन देगी, जिसमें वो अयाज़ को कहेगी कि अयाज़ जब तक इस मुकदमे का फाइनल डिसीजन नहीं होता तुमने ये दुकान जो है ना तीसरे बंदे को नहीं देने, या अपने दुकान के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र नहीं करने। अब क्योंकि आकाश भी उसका पार्टनर था, उसने उसकी इजाज़त के बगैर ही दुकान किसी और को वो देने की तैयारी कर रहा था, तो अदालत ने वक्ती तौर पे आकाश को क्या दे दिया, एक रिलीफ़ दे दिया कि भाई चलो भाई, हम अयाज़ को रोकते हैं और जब तक इस मुकदमे का फ़ैसला नहीं आता। तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। अच्छा जी, उसके बाद आता है इंटरम इंजंक्शन। देखें, जो हमारा सीपीसी का जो ऑर्डर 39 है, उसका जो रूल नंबर 2 है, वो इसको डील करता है, और ख़ुसूसन जो पंजाब के अंदर जो सीपीसी की जो अमेंडमेंट है, उसके अंदर ये आपको नज़र आएगा। अब ये जो इंटरम है ना, ये एक्चुअली टेम्परेरी इंजंक्शन की ही एक फ़ॉर्म है, एक टाइप है, एक काइंड है। अब इसमें क्या होता है कि अदालत जो ऑर्डर जारी करती है, उसमें वो डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में जारी करती है, यानी जो डिफेंडेंट है, वो मौजूद नहीं होता और अदालत एक ऑर्डर जारी कर देती है, और वो होता है 15 दिन के लिए, और इसको आमतौर पर हम स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। यानी इसमें अब ये भी हो सकता है कि ये जो 15 दिन का टाइम है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है, यानी जो डिफेंडेंट है वो उसको वो नोटिस ही ना मिला हो अदालत की तरफ से, ठीक है, हालांकि उसके अंदर प्लेंटिफ का कोई फॉल्ट ना हो, ना गलती हो, या डिफेंडेंट खुद अदालत को कहे कि सर मैंने केस की तैयारी करनी है, मुझे काइंडली टाइम दे दें। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि आकाश और अयाज की लड़ाई हो जाती है एक ज़मीन के ऊपर। अब आकाश को पता चलता है कि यार अयाज जो है ना उस ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, तो वो अदालत के पास चला जाएगा। तो अदालत क्या करेगी कि अयाज की गैर मौजूदगी में, क्योंकि अयाज इस केस के अंदर क्या है, डिफेंडेंट है, उसकी गैर मौजूदगी में अदालत एक ऑर्डर जारी करेगी और अयाज को कहेगी कि भाईजान तुमने इस ज़मीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी जब तक इस मुकदमे का फाइनल डिसीजन नहीं आता, यानी एक किस्म का स्टे दे देगी। तो अब ये होगा 15 दिन के लिए। तो अब इसमें क्योंकि अयाज को उसने उसकी बात नहीं सुनी और टेम्परेरी तौर पर आकाश को एक रिलीफ दे दिया, तो हम इसको बोलते हैं इंटरम इंजंक्शन। ठीक है जी। तो टेम्परेरी और इंटरम इंजंक्शन के अंदर ये थोड़ा सा फ़र्क है। एक तो टाइम पीरियड का फ़र्क है, और दूसरा ये है कि इंटरम के अंदर जो डिफेंडेंट होता है वो अदालत के सामने मौजूद नहीं होता, उसकी गैर मौजूदगी में अदालत एक स्टे ऑर्डर दे देती है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं, और उस कंडीशन के दौरान ही अदालत वो टेम्परेरी इंजंक्शन या जो आर्जी हुक्मनामा वो जारी करती है। सबसे पहले है प्राइम फेसा केस, यानी कि प्लेंटिफ ने, यानी आपने, यह अदालत में साबित करना है कि वाकई आपका जेन्युइन मामला है,
और ये केस आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आप हक पे हो और आप अदालत को सेटिस्फाई कर देते हैं कि सर ये देखें बड़ा जेन्युइन केस है, वाकई ये जो है ना मेरा सीरियस मामला है, आप काइंडली अगले बंदे को रोकें और ये जो हुक्मनामा जारी करें। मिसाल के तौर पर ए ने क्या किया, सू किया बी को एक ज़मीन की ओनरशिप के ऊपर, और ए ने क्या किया, अदालत में जाके डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि सर ये देखें मेरे पास इस ज़मीन के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो अदालत अब समझेगी कि वाकई यार ये बंदा ए जो है ना सही कह रहा है, तो उसके कहने पे अदालत एक टेम्परेरी कोई हुक्मनामा जारी कर देगी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने ये साबित करना है कि सर अगर आपने ये वक्ती तौर पे ऑर्डर जारी नहीं किया ना, तो मेरा ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी तलाफ़ी नहीं होगी, यानी मेरा दिल टूट जाएगा, फिर आप उसको किस तरह जोड़ेंगे? यानी कि कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी बाद में हम उसको कंपनसेट भी नहीं कर सकते, यानी हम उसको रिकवर भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कि अगर अदालत एक एक ऐसी ज़मीन है डिस्प्यूटेड, उसके ऊपर ऐसे कीमती किस्म के दरख्त लगे हुए हैं और अदालत ऑर्डर जारी नहीं करती और वो दरख्त अगला बंदा काट देता है, तो फिर क्या होगा कि वो दरख्त अब दोबारा तो नहीं उगेंगे, या उगेंगे तो टाइम लगेगा। तो अब वो फिर अगला बंदा अदालत को जाके समझाएगा कि सर आप ये ऑर्डर जारी करें, नहीं तो वो अगला बंदा उस ज़मीन के ऊपर उसने कब्जा कर लिया है और वो उसके दरख्त काट देगा और वो ऐसा नुकसान हो जाएगा तो उसकी मैं तलाफ़ी भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये दूसरी कंडीशन है जब अदालत आपको एक टेम्परेरी इंजंक्शन देगी। और तीसरी कंडीशन है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अदालत सोचेगी कि यार अगर मैं इंजंक्शन देती हूँ, ये टेम्परेरी ऑर्डर जारी करती हूँ, तो उसमें जो प्लेंटिफ है इसका अगर ज़्यादा नुकसान है और अगले बंदे का कम हो रहा है, तो फिर अदालत जल्दी से ये ऑर्डर जारी करेगी। ठीक है? यानी अदालत जारी करेगी कि यार अगर ये मैं ऑर्डर नहीं करती तो क्या होता है? अगर नहीं देती तो अगले बंदे का ज़्यादा नुकसान है जो प्लेंटिफ है, और दूसरा जो डिफेंडेंट है उसका कम नुकसान है, और अगर जारी करती हूँ तो तब भी डिफेंडेंट का कम नुकसान है बल्कि, और प्लेंटिफ को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। तो अदालत कंपेयर करेगी और उसके बाद अदालत एक यानी ऑर्डर जारी करेगी। मिसाल के तौर पर अगर अदालत एक बी है उसको रोकती है कि भाई तुम ये ज़मीन की कंस्ट्रक्शन ना करो, उससे बी को रोकने से बी का ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन ए का अगर नहीं रोकती तो ए का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यानी ये दोनों के नुकसानात को कंपेयर करके एक ऑर्डर जारी करेगी, ताकि जो प्लेंटिफ है उसका अगर ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उसको वक्ती तौर पे रोका जाए, और तब जब तक मुकदमे का फाइनल डिसीजन नहीं आता। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे हालात होते हैं जब अदालत ये टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करती है, आपको देती है। सबसे पहले कि अगर इसीलिए देती है ताकि वो जो ज़मीन है उसका उसको वेस्ट होने से, उसको डैमेज होने से रोका जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक ज़मीन है जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, वो मुतनाज़ा बन चुकी है, उसको बर्बाद होने से, तबाह होने से रोकने के लिए वो अदालत एक टेम्परेरी इंजंक्शन देगी। यानी मिसाल के तौर पर जो है ना, अयाज जो है ना वो एक बड़े कीमती किस्म के जो दरख्त हैं किसी ज़मीन के ऊपर लगे हुए हैं उसको काटने की कोशिश कर रहा है। तो आकाश क्या करेगा कि भाईजान ये ज़मीन तो मेरी है। तो फिर अदालत क्या करेगी, अयाज को रोकेगी जब तक केस का फैसला नहीं होगा। यानी वो जो ज़मीन जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज होने से, उसको वेस्ट होने से अदालत रोकेगी। दूसरा, टू प्रिवेंट डिस्पोजिशन और इंजरी, यानी जो एक बंदा है दूसरे बंदे को धमकी दे रहा है कि भाईजान तुम इस मकान से निकल जाओ क्योंकि ये मकान मेरा है, ठीक है? जबकि उस मकान के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, अदालत में मुकदमा चल रहा है। तो अगला फरीक जो अदालत में जाएगा, अदालत को कहेगा कि सर जी वो बंदा तो मुझे निकाल रहा है उस घर से, मुझे धमकियाँ दे रहा है, मेरा नुकसान होगा। तो यानी उस डिस्पोज़िशन और इंजरी को रोकने के लिए अदालत एक क्या करेगी, टेम्परेरी इंजंक्शन देगी। यानी मिसाल के तौर पर आकाश किसी घर में रहता है और अयाज़ उसको थ्रेट करता है कि भाई मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा क्योंकि ये मकान मेरा है। आकाश कहता है मेरा है, अयाज़ कहता है मेरा, लेकिन अदालत में मुकदमा चल रहा है। तो अब आकाश को यानी कि शरीफ बंदा है और अयाज़ बदमाश इंसान है, तो वो उससे बचने के लिए अदालत की तरफ जाएगा और अदालत फिर अयाज़ को मना करेगी कि भाईजान तुमने इसको इस घर से नहीं निकालना जब तक इस केस का फैसला नहीं सुनाते, ताकि अयाज़ का कोई नुकसान ना हो। यानी डिस्पोजेशन और इंजरी को रोकने के लिए अदालत एक टेम्परेरी इंजंक्शन देगी। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन ये है टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पर अयाज़ ने क्या किया, आकाश के साथ एक एग्रीमेंट किया कि भाई मैं तुम्हें कुछ गुड्स सप्लाई करूँगा, लेकिन वो सडनली क्या करता है, वो चीज़ें किसी और को दे देता है। अब वो आकाश अदालत को कहेगा और अदालत उसको रोकेगी ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच ना करे। दूसरा ये है कि टू प्रिवेंट रिपीटेशन और कंटिन्यूस और रॉन्ग, यानी एक बंदा मुसलसल गलत काम किए जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी अदालत ये टेम्परेरी इंजंक्शन देगी। मिसाल के तौर पर अयाज़ क्या करता है, बार बार वो जो आकाश की जो दुकान की जो एंट्रेंस है उसको
बार बार ब्लॉक करता है, तो क्योंकि उसका साथ में घर है, तो अदालत वो आकाश के कहने पे अयाज को मना करेगी कि भाईजान जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तुमने ये जो दुकान की जो एंट्रेंस है उसको ब्लॉक नहीं करना। दूसरा, टू मेंटेन स्टेटस को, मिसाल के तौर पर अयाज़ और आकाश दोनों क्लेम करते हैं कि भाई ये जो शॉप है ये हमारी, ये दुकान हमारी है, तो अदालत कहेगी कि भाईजान ना तुमने इसको बेचना है, ना तुमने इसको इसके अंदर कोई तब्दीली करनी है, ना इसको तोड़ना है। जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, ये अदालत यानी सॉरी ये जो दुकान है ये वैसे की वैसी रहेगी, यानी उसका जो स्टेटस को हमने वैसे का वैसा रखना है, उसको वैसे का वैसे मेंटेन रखना है, उसी हालत में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जिसके तहत अदालत आपको टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करती है। अच्छा जी, अब ड्यूरेशन क्या है? देखें, जो पंजाब के अंदर जो सीपीसी है ना, उसकी जो अमेंडमेंट के तहत जो सबसे पहले जो अगर डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में टेम्परेरी इंजंक्शन यानी जिसको इंटरम इंजंक्शन कहा जाता है वो देती है तो उसका 15 दिन है। लेकिन अगर कोई और यानी कि रूटीन का मामला है तो उसके अंदर जो है ना, अगर रेगुलर किस्म के जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो है 1 साल। हाँ जी, कहीं पे 6 माह लिखा हुआ, वो जो 6 माह है ना, वो जो हमारा ओवरऑल सीपीसी है उसके अंदर कहीं लिखा होगा। लेकिन अगर आप पंजाब के अंदर रहते हैं और पंजाब के अंदर जो सीपीसी की जो अमेंडमेंट वर्जन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो जनरल ड्यूरेशन है ना टेम्परेरी इंजंक्शन का वो है 1 साल तक अदालत आपको टेम्परेरी हुक्मनामा दे सकती है। लेकिन अगर जो स्टे दिया जाता है जिसके अंदर डिफेंडेंट गायब होता है, उसकी गैर मौजूदगी में फैसला दिया जाता है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 15, लेकिन उसको एक्सटेंड अदालत कर सकती है अपनी नौयत का। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद है डिस्क्रिशन। देखो, ये जो है ना, इस तरह का जो ऑर्डर जारी करना, टेम्परेरी इंजंक्शन देना, ये वगैरह, ये हुक्मनामा, ये अदालत की डिस्क्रिशन है, अदालत का सवाबदीद है, यानी ये अगले बंदे का राइट नहीं होता। ठीक है ना, यानी लेकिन आपने जो दरख्वास्त गुजारे उसने कन्विंस करना है अदालत को, सर मेहरबानी करके ये टेम्परेरी हुक्मनामा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, खप जाऊंगा, मेरा दिल टूट जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। तो आपने कन्विंस करना है, ये आपका राइट नहीं है, लेकिन अदालत की डिस्क्रिशन है। अदालत अगर कन्विंस हो जाएगी तो बल्ले बल्ले आपको वो यानी कि टेम्परेरी ऑर्डर जारी कर देगी। इसका एक प्रिंसिपल है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी अगर आप इक्विटी चाहते हैं तो फिर आप इक्विटी साबित करेंगे, भाई वाकई मैं मजलूम हूँ, मैं मासूम हूँ। ठीक है जी, अब इसका एग्जांपल ये है कि अगर आकाश कुछ मटेरियल फैक्ट्स को हाइड करता है अदालत से और फिर अदालत को कहता है कि जी अयाज के खिलाफ एक इंजंक्शन दे दे, एक हुक्मनामा दे दें, तो अदालत में भी जो है ना वो उसको मना करेगी कि भाई मैं इस तरह का हुक्मनामा नहीं जारी करूँगी, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। तो इसीलिए आपने जेन्युइन, अगर आप मासूम हो तो आप अदालत को कन्विंस करें कि सर अगर आपने ये ऑर्डर नहीं जारी किया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आपने साफ अनक्लीन हैंड से अदालत के सामने आना है, पता चले आप वाकई मासूम हैं और आपका केस बड़ा जेन्युइन है, तो तभी अदालत आपको स्टे ऑर्डर या टेम्परेरी इंजंक्शन देगी। यानी ये आपका राइट नहीं है, यह अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अदालत को आपने कन्विंस करना, और कन्विंस करने के लिए आपका साफ सुथरा, आपका शरीफ इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, दूसरा है नोटिस टू अपोजिट पार्टी। तो जनरल रूल तो यही है कि टेम्परेरी इंजंक्शन देने से अदालत देने से पहले, फैसला देने से पहले अदालत नोटिस करेगी अलग पार्टी को। ठीक है, लेकिन जो अर्जेंट केसेस होते हैं, जैसे वो मैंने आपको बताया इंटरम इंजंक्शन, उसके अंदर फिर अदालत क्या करती है, अगले फरीक को सुने बगैर ही भी ऑर्डर जारी करती है, जिसमें आमतौर पर एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं, जिसके अंदर विदाउट नोटिस होता है और ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर आकाश एक केस फाइल करता है अयाज को रोकने के लिए, क्योंकि एक ज़मीन, एक यानी कि एक वॉल होती है, एक दीवार होती है, और अयाज उसको तोड़ने जा रहा होता है, तो आकाश उसको रोकना चाहता है, तो अदालत क्या, तो और अदालत फिर क्या करेगी कि अयाज को सुने बगैर एक एक्स पार्टी इंजंक्शन दे देगी विदाउट नोटिस। ठीक है, यानी कि इंतज़ार नहीं करेगी कि अयाज साहब आएगा तो फिर हम फैसला देंगे। भाई क्या पता आपके आने से, अयाज अदालत आने से पहले पहले वो अपनी दीवार गिरा दे तो फिर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए तो बाज़-औक़ात कुछ केसेस के अंदर नोटिस की ज़रूरत, हम इंतज़ार नहीं करते, अगले फरीक को नोटिस देने से पहले पहले अदालत एक फ़ैसला दे देती है। ठीक है, जिसको एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन भी कहा जाता है। अच्छा जी, रिफ्यूज़ल ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, यानी ऐसे कौन से हालात हैं जब अदालत ये वाला हुक्मनामा जारी ही नहीं करती, यानी आपको रिलीफ ही नहीं देती। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं हो, मिसाल के तौर पर अगर आपका मुकदमा ही कोई इलीगल हो, मिसाल के तौर पर
आकाश ने अयाज के ऊपर मुकदमा किया। क्यों? क्योंकि अयाज उसको ना गवर्नमेंट की जो ज़मीन है वो नहीं दे रहा था। ओ भाई, गवर्नमेंट की ज़मीन अयाज तुम्हें कैसे दे सकता है? वो तो सरकारी है ना। यानी मुकदमा ही गलत है, कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, इनवैलिड है। तो उस सूरत में आपको टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, अगर आपका जो नुकसान है वो पैसों से हो सकता है, उसकी तलाफ़ी हो सकती है, तो उस सूरत में भी आपको अदालत टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं देगी। यानी आकाश ने अयाज के ऊपर मुकदमा किया कि अयाज जो है ना, जो गुड्स है ना, वो टाइम पे मुझे नहीं देता बल्कि डिले करता है। क्योंकि आकाश को फिर भी अयाज पैसों में कंपनसेट कर सकता है, तो फिर बात ख़त्म। फिर अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अदालत उस सूरत में ये टेम्परेरी इंजंक्शन देने से इनकार कर देगी। अच्छा जी, अब आता है अपील। भाई सबसे पहले, अगर इंटरम एक्स पार्टी इंजंक्शन दी है अदालत ने, यानी अगले फरीकैन की गैर मौजूदगी में ऑर्डर जारी किया है, तो उस सूरत में आप अपील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अदालत ने जो है ना, आकाश को एक एक्स पार्टी इंजंक्शन दिया अयाज के खिलाफ, और अयाज को नोटिस दिए बगैर उसकी गैर मौजूदगी में, तो अयाज साहब अपील कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर अदालत ने एक फरीक को सज़ा दी है, इसलिए क्योंकि उसने जो है ना इंजंक्शन ऑर्डर की कंटेम्प्ट किया है, तोड़ा है, तो उस फैसले के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अयाज को अदालत ने एक सज़ा दी है कि जी आपने हमारे हुक्मनामे के ऊपर अमल नहीं किया, तो उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, एक आकाश है, वो रिक्वेस्ट करता है इंजंक्शन के लिए, अदालत को कहते हैं कि सर टेम्परेरी इंजंक्शन दे दे, और अदालत कहती है भाई मैं तुम्हें ये रिलीफ नहीं दूंगी, तो उस सूरत में भी अपील कर सकते हैं। और अगर अदालत वो रिलीफ देती है आकाश को, तो फिर अयाज भी अपील कर सकता है। क्योंकि यानी दोनों सूरतों में अगर अदालत इंटरिम इंजंक्शन जारी करती है, तो अगला बंदा अपील कर सकता है। अगर नहीं करती, तो जो बंदा अदालत में गया तो वो अपील कर सकता है कि भैया मुझे क्यों नहीं आपने ये रिलीफ दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद है रूल नंबर 2C। ये 2C भी आपको जो पंजाब का CPC है उसके अंदर मिलेगा। उसमें यह है कि मिसाल के तौर पर अगर आप अदालत के इंजंक्शन के ऊपर अमल नहीं करते या ब्रीच करते हैं, तो उस सूरत में फिर क्या होगा? यानी अदालत ने आपको एक टेम्परेरी हुक्मनामा जारी किया था और आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो फिर उसमें क्या होगा कि अदालत या तो उसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो यानी अपने कब्ज़े में ले लेगी, ठीक है? या दूसरा है कि उस बंदे को सिविल प्रिज़न, जो सिविल अदालत जेल होती है, उसमें रखेगी ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के लिए। ठीक है जी। तो ये जो पेनल्टीज़ होती हैं, ये इसलिए दी जाती हैं ताकि अदालत अपनी जो अथॉरिटी है उसको मनवाए, पता चले अदालत है। अब मिसाल के तौर पर अदालत ऑर्डर करती है अयाज़ को कि भाईजान ये जो दुकान है डिस्प्यूटेड, जो मुतनाज़ा है, ये आपने नहीं बेचनी, लेकिन फिर भी वो अगले बंदे को बेच देता है। तो अब अदालत क्या करेगी? या तो अयाज़ साहब की प्रॉपर्टी जो है ना अटैच करेगी, ज़ब्त करेगी, या उसको सिविल प्रिज़न में, जेल में भेजेगी। कितने दिन के लिए? 3 माह के लिए। ठीक है जी। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। भाईजान ये वीडियो आपकी कवर हो गई। टेम्परेरी एंड इंटरम इंजंक्शन, ये इंटरम नहीं होता, इंटरम इंजंक्शन होता है। हम भी गलत पढ़ते रहते हैं हमेशा। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है, इंटरम।